तो लास्ट क्लास में एक लेमा हमने प्रूव की थी, लेमा, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए लेमा क्या थी। एक्स कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस, और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमने इसमें लिया था x1 x2 अप टू xn बी ए सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। Li वेक्टर्स का एक सेट है x1 x2 अप टू xn। then for every choice of scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n, norm of alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn, this norm is greater than or equal to for every choice of scalars alpha 1 alpha 2 alpha n there exists a positive number c greater than 0 such that norm of alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn is greater than or equal to c into mod alpha 1 plus mod alpha 2 plus and so on mod alpha n। तो ये लेमा हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी कि स्केलर्स की हर एक चॉइस के लिए कोई ना कोई इस तरह का c जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको समीशन की फॉर्म में इस तरह भी हमने लिखा था कि समीशन ऑफ एल्फा आई एक्स आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n, दिस नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू समीशन ऑफ मोड एल्फा आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी है। आगे जो कुछ थ्योरम्स हम यहाँ पढ़ेंगे फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेसेज से रिलेटेड, तो उन थ्योरम्स में लगातार इस इनइक्वलिटी को हम काम में लेंगे और इसी की सहायता से वहाँ पर हमारे सामने प्रूफ्स होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली थ्योरम या सबसे पहला जो एप्लीकेशन इस लेमा का हम करें, तो लिखिए थ्योरम, लिखिए, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस कैपिटल Y of a norm linear space capital X is complete, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस कैपिटल Y ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस X इज कंप्लीट, यानी कि कैपिटल X कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है, कैपिटल Y उसका सब स्पेस है और कैपिटल Y का डायमेंशन क्या दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है। तब हम कह रहे हैं कि अगर कैपिटल Y का डायमेंशन फाइनाइट है, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है, उस केस में कैपिटल Y कंप्लीट होगा, कंप्लीट स्पेस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कैपिटल X नॉर्म लीनियर स्पेस है, कैपिटल Y को हम फाइनाइट डायमेंशनल मानेंगे और प्रूव करेंगे कि Y कंप्लीट होगा। और कंप्लीट प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करते हो कि कोई भी कोसी सीक्वेंस इसके अंदर लेकर चलोगे और प्रूव कर दोगे कि वो Y के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तो वहां से कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी होगी। तो जब कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी इसके लिए हम करेंगे तो वहां जो लास्ट लेमा हमने की, लास्ट लेक्चर में प्रूफ की थी, यहाँ पर भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है, उस लेमा को हम काम में भी लेंगे। तो लिखिए इसमें, सिंस कैपिटल Y इज फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ X।
तो अपन मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ y सपोज इक्वल टू n। तो मैंने ये मान लिया कि जो y सब स्पेस हमारे पास है वो n डायमेंशनल सब स्पेस है, क्योंकि फाइनाइट सब स्पेस आपको दे रखा है, इसलिए इसका डायमेंशन हमने क्या मान लिया, n। अब आपको पता है कि अगर किसी भी स्पेस का डायमेंशन n है, वेक्टर स्पेस, अब आप यहां पर नॉर्म लीनियर स्पेसेस पढ़ रहे हैं तो वेक्टर स्पेस तो है निश्चित रूप से, तो अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस v इक्वल टू n, तब क्या होगा, इसका जो बेसिस होगा, बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, बेसिस में जो सेट बनेगा इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यही तो होता है जितने बेसिस में एलिमेंट्स, बेसिस क्या होता है, एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है जो पूरे स्पेस को जनरेट भी करता है, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, साथ ही स्पेस को जनरेट करना चाहिए, तब वो सेट वेक्टर स्पेस का क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे बेसिस के अंदर वो उस वेक्टर स्पेस का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो यहां डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू हम किसके बराबर ले रहे हैं, n के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि सब स्पेस y का जो बेसिस होगा उसके अंदर कितने वेक्टर्स होंगे, n वेक्टर्स होंगे। डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू n, लेट s इक्वल टू e1 e2 अप टू en, e1 e2 अप टू en बी बेसिस ऑफ y, बेसिस ऑफ y। तो ये मैंने y का क्या मान लिया, बेसिस मान लिया, ठीक है, क्योंकि y का डायमेंशन n है, इसलिए इसका जो बेसिस होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, और साथ ही बेसिस ऑफ y, सो दिस सेट e1 e2 अप टू en इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड जनरेट्स y, ठीक है। लीनियर, अगर ये बेसिस है तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, और साथ ही किसको जनरेट करेगा, y को जनरेट करेगा, ठीक है। ये यहां से हमारे पास हो गया। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर आपके पास आ रहा है तो इस तरह के वेक्टर्स के लिए जो कल वाली जो लेमा है उसको भी आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि लेमा में सेट किस तरह का था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था, तो वो यहां से आपके पास सामने नजर आ रही है चीज आपको। दूसरी चीज जो इसमें हमें अब जो मेन चीज जो प्रूव करनी है वो ये है कि y कंप्लीट स्पेस है। तो y को कंप्लीट स्पेस प्रूव करने के लिए y के अंदर एक क्या लेंगे अपन, कोसी सीक्वेंस, और प्रूव करेंगे कि वो y के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। तो लिखिए, वी हैव टू प्रूव दैट y is, we have to prove that y is complete, y is complete, ये हमें प्रूव करना है। फॉर दिस इसके लिए हम क्या करेंगे, y के अंदर एक कोसी सीक्वेंस लेकर चलेंगे। फॉर दिस लेट y m, क्योंकि n ऑलरेडी मैं ले चुका हूं ऊपर, है ना, n डायमेंशनल स्पेस है, इसलिए n को अब मैं काम में नहीं लूंगा यहां पर। फॉर दिस लेट y m बी ए कोसी सीक्वेंस इन y, तो y m मैंने y के अंदर क्या मान लिया, कोसी सीक्वेंस। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट नॉर्म ऑफ ym माइनस yr इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m, r ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। कोसी सीक्वेंस की क्या अप्लाई की है मैंने डेफिनेशन, अगर ym कोसी सीक्वेंस है तब कोई ना कोई n नोट इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि इस n नोट के बाद जो भी टर्म सीक्वेंस की लेंगे वो एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। यही आप कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। सो नॉर्म ऑफ y, अब n मैंने शामिल नहीं किया है, m और r वाली टर्म में ले रहा हूँ, mth टर्म और rth टर्म, क्योंकि n ऑलरेडी मैं बेसिस में एलिमेंट्स या ये कहें कि सब स्पेस y का क्या ले चुका हूँ, डायमेंशन ले चुका हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोसी सीक्वेंस। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको सपोज कोई भी नंबर में दे दूं
मैं मान लेता हूँ सपोज इसको मैंने दे दिया नंबर 1, ओके, इस रिलेशन को 1 नंबर दे दिया। अब आप ध्यान देना यहाँ पर वाई एम किसके अंदर ले रहे हैं हम, कैपिटल वाई के अंदर। सीक्वेंस वाई एम किसके अंदर ले रहे हैं, वाई के अंदर, और वाई एम और वाई आर इस सीक्वेंस की कोई भी 2 टर्म्स हैं जो एन नोट के बाद आ रही है। इसका मतलब अगर वाई एम कोसी सीक्वेंस वाई के अंदर ले रहे हैं तो वाई एम और वाई आर ये दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, कैपिटल वाई के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वाई एम सीक्वेंस वाई के अंदर ले रहे हैं, तो ये दोनों ही एलिमेंट किसके अंदर है, वाई के अंदर है। अब आप ध्यान देना यहाँ पर वाई का डायमेंशन हम क्या ले रहे हैं, अगर वाई एम और वाई आर कैपिटल वाई के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तब इनको E1, E2 और En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि बेसिस वेक्टर, ठीक है, बेसिस क्या है आपके पास, स्पेस y का बेसिस किसके बराबर है, E1, E2 अप टू En, और बेसिस है तो क्या होगा, ये वेक्टर y को वेक्टर स्पेस या सब स्पेस y को क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर y का कोई भी एलिमेंट आप लो, उस एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये बेसिस की प्रॉपर्टी है। तो अगर ym कैपिटल y का एलिमेंट है तब ym को मैं इन बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। किस तरह से, देन ym इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n En, ठीक है। अब वाई एम के मैं लिख रहा हूं, एम वाली टर्म ले रहा हूं, तो जो मैं स्केलर्स ले रहा हूं वो इस तरह से ले लूंगा मैं, अल्फा 1 m यानी वाई एम के स्केलर्स ले रहा हूं। इसी तरह से फिर अल्फा 2 m, इधर मैंने लिख दिया अल्फा n m, इस तरह से स्केलर्स मैंने ले लिए। इसी तरह से वाई आर भी कैपिटल वाई का एलिमेंट है, इसलिए ये भी E1, E2 और En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो वाई आर इक्वल टू किसके बनेगा, वाई आर इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n En। और अब ये r के लिए स्केलर ले रहा हूं, तो स्केलर्स पर मैं क्या लगा दूंगा, r। ये थोड़ा ये डिफरेंस करने के लिए कि आप स्केलर किसके करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, r के करस्पॉन्डिंग। आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, वाई एम माइनस वाई आर की। तो अगर वाई एम माइनस वाई आर में निकालूं, क्योंकि ये डेफिनेशन देखिए यहाँ पर कोसी सीक्वेंस की, वाई एम माइनस वाई आर क्या बनेगा, वाई एम माइनस वाई आर इक्वल टू फर्स्ट वाली टर्म क्या बनी, अल्फा 1 m माइनस अल्फा 1 r और इनटू किसके आ गया, E1 के, प्लस इसी तरह से चलेगा। और लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, अल्फा n m माइनस अल्फा n r और इनटू En, ये अपने पास आ गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज वाई एम माइनस वाई आर इक्वल टू समीशन ऑफ किसके बराबर, अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर और इनटू ई आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। तो ये वाई एम माइनस वाई आर मेरे पास आ गया इस तरह से। ये वैल्यू मैं रखूंगा रिलेशन नंबर 1 में। रिलेशन नंबर 1 ये है, तो फ्रॉम 1 सिंस 1 इम्प्लाइज 1 मेरे पास ये है, वाई एम माइनस वाई आर, वाई एम माइनस वाई आर का नॉर्म क्या है, लेस देन एप्साइलन, या मैं इस तरह से लिख सकता हूं एप्साइलन और दिस इज ग्रेटर देन, इस तरह लिख सकते हैं। फॉर ऑल m कोमा r ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये वही रिलेशन है, देखिए आप, ठीक है। आप एप्साइलन से छोटा या एप्साइलन को इधर लिखेंगे तो एप्साइलन किससे, वाई एम माइनस वाई आर के नॉर्म से क्या बड़ा है, तो वही चीज मैंने इस तरह से लिख दी, एप्साइलन को इस तरफ ले लिया, एप्साइलन इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई आर, ये मेरे पास आ गया। दिस इंप्लाइज एप्साइलन इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ, एप्साइलन इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ। अब मैं वाई एम माइनस वाई आर की वैल्यू यहां से लिख रहा हूं, तो नॉर्म ऑफ समीशन अल्फा आई एम माइनस
अल्फा आई आर अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर और इनटू ई आई, वेयर आई इक्वल टू 1 to n. This norm for all m comma r greater than equal to n नॉट. ये टर्म आपके पास आ गई, ठीक है. वाई एम माइनस वाई आर की वैल्यू मैंने रख दी ऊपर, अभी यहाँ पर मैंने फाइंड की वैल्यू, तो यहाँ से ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप की है. इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि नॉर्म पूरे पर लगा हुआ है और अंदर समेशन चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कि नॉर्म ऑफ अंदर सपोज x प्लस वाई है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. यानी कि अंदर जब इंडिविजुअल टर्म्स पर आप नॉर्म लगाते हैं तो साइन क्या आ जाता है हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू का. या इस तरह नहीं तो आप यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, आप इनइक्वलिटी भी काम में ले सकते हैं जो कल आपको लेमा करवाई थी. लेमा किस तरह से थी, नॉर्म ऑफ समीशन, ध्यान देना यहाँ पर अल्फा आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n. दिस नॉर्म वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू समीशन मोड अल्फा आई वेयर i इक्वल टू 1 to n. ये लेमा हमने प्रूव की थी, जबकि x1 x2 xn वहां पर क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था. तो यहाँ e1 e2 en लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है मेरे पास, स्केलर, क्योंकि अल्फा आई एम स्केलर था, अल्फा आई आर स्केलर था. इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, स्केलर ही बनेगा. तो ये मेरे पास स्केलर है, तो इससे अपन ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, दिस टर्म विल बी, इस तरह मैं एक बार लिख देता हूं, देखो इसको पूरा, उससे आपकी समझ में आ जाएगा. ये अपने पास है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ समेशन मोड अल्फा आई एम, मोड नहीं है, अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर और ई आई इक्वल टू 1 to n दिस नॉर्म. ये अपने पास है, ठीक है. तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन दिस, और ये वाली टर्म क्या होगी, देखो आप, हुई यही समीशन, ये वाली इनइक्वलिटी जब इस पर अप्लाई करोगे तो दिस टर्म नॉर्म ऑफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, क्योंकि ई आई क्या है यहाँ पर, e1 e2 en लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है. इसलिए प्रत्येक स्केलर्स की कोई भी चॉइस अपन लें, उस चॉइस के लिए कोई ना कोई c ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. तो दिस नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू समीशन मोड ऑफ स्केलर्स. तो स्केलर्स क्या है यहाँ पर, अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर मोड, और i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n. ये टर्म आपके पास आ रही है, इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी काम मिली, ये पूरा का पूरा स्केलर अल्फा आई की जगह आ रहा है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू समीशन ऑफ मोड अल्फा आई, तो स्केलर पूरा ये आपके पास बन गया, i इक्वल टू 1 to n. यानी ये हमारे पास आया. दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन is greater than equal to c, epsilon is greater than equal to c into summation I equal to 1 to n और मोड अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर. ये टर्म अपने पास आ गई. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये बन जाएगा विच इंप्लाइज समीशन मोड अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n. ठीक है, तो एप्सिलॉन इससे बड़ा है और ये टर्म इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये अपने पास ये कंडीशन एप्सिलॉन के लिए होल्ड करेगी. तो ये हमारे पास आ गया. यहाँ से देखो समीशन ऑफ मोड अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर, इधर मैंने इसको लिख दिया, तो इधर साइन क्या चल रहा है, लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन सी, एप्सिलॉन अपॉन सी. इस तरह से मैंने इसको लिख दिया. ठीक है, अब आप देखिए यहां से, अगर ये पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म, इन सभी का समीशन, अब सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं, ये नॉन नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि सब टर्म कैसी है, मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा हुआ है तो हर एक टर्म क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हर एक टर्म अगर नॉन नेगेटिव है और इन सभी का समेशन इससे छोटा है,
तब हर एक टर्म जो इंडिविजुअल टर्म होगी वो सारी टर्म्स भी एप्सिलॉन अपॉन सी से क्या होगी, छोटी होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज मोड अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन सी फॉर ऑल फॉर ईच आई। आपको पता है भाई ये एन टर्म्स का सम है, अल्फा 1 एम माइनस अल्फा 1 आर लोगे पहली टर्म प्लस मोड दूसरी टर्म प्लस मोड तीसरी टर्म, और इन सब का सम एप्सिलॉन अपॉन सी से छोटा है। इसका मतलब हर एक टर्म जो बनेगी इसमें इंडिविजुअल टर्म्स इसकी हर एक जो मोड बनेगा वो भी एप्सिलॉन अपॉन सी से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये अपने पास आ गया कि दिस मोड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन सी फॉर ईच आई, फॉर ईच आई। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन अपॉन सी भी क्या है, ग्रेटर देन 0। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं मोड अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, मैं इसको ले लेता हूं लेस देन एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन डैश इक्वल टू किसके मान लिया मैंने, एप्सिलॉन अपॉन सी के, विच इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से ये अपने पास आ रहा है। और ये किसकी डेफिनेशन आ गई वापस, कोसी सीक्वेंस की। यानी यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज अल्फा आई एम इज ए कोसी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। और स्केलर्स क्या होते हैं, या तो रियल नंबर्स होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा आई एम इज ए कोसी सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स। तो अगर अल्फा आई एम स्केलर्स का कोसी सीक्वेंस है तो या तो आर के अंदर होगा या फिर सी के अंदर होगा। साथ ही आर और सी दोनों ही क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। हम प्रूव किया था पहले कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो भी कंप्लीट स्पेस बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो भी क्या बनाता है, कंप्लीट स्पेस। तो अगर ये कंप्लीट हैं तो इनके अंदर कोई भी कोसी सीक्वेंस अगर आप लोगे तो इन्हीं के किसी ना किसी पॉइंट पर वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। दिस इंप्लाइज अल्फा आई एम कन्वर्जेज टू सम पॉइंट अल्फा आई बिलोंगिंग टू आर और सी। इसका मतलब है कि अगर अल्फा आई एम सीक्वेंस आप आर के अंदर ले रहे हैं तब अल्फा आई आर के अंदर आ जाएगा। अल्फा आई एम सीक्वेंस अगर आप सी के अंदर ले रहे हैं तब अल्फा आई एम किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर। तो अल्फा आई एम कन्वर्जेज टू अल्फा आई बिलोंगिंग टू आर और सी, ये अपने पास आ गया। अगर अपन ये अब इसी तरह से अब हर एक आई के लिए चल रहा है फॉर ईच आई, ठीक है, हर एक आई के लिए कंडीशन चल रही है। यानी कि अल्फा 1 एम किसको कन्वर्ज करेगा, अल्फा 1 को, अल्फा 2 एम किसको कन्वर्ज करेगा, अल्फा 2 को, एंड सो ऑन। लेट y इक्वल टू सपोज y में एक पॉइंट ले रहा हूं, y इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n En। सपोज ये एक मैंने पॉइंट ले लिया। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे के सारे स्केलर्स हैं। E1 E2 En क्या है, कैपिटल Y जो सब स्पेस है उसका बेसिस है। तो बेसिस का जब लीनियर कॉम्बिनेशन से जो नया वेक्टर बनेगा तो वो भी निश्चित रूप से किसका एलिमेंट होगा, Y का। यानी कि ये जो पूरा एलिमेंट है ये किसके अंदर है, Y के अंदर। सो Y इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा En, ये हमने एक एलिमेंट किसका कंसिडर कर लिया, कैपिटल Y का। अब आप देखिए सीक्वेंस हम क्या लेकर चले थे, कोसी सीक्वेंस YM। तो मैं अब ये टर्म फाइंड कर रहा हूं YM माइनस Y नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ YM माइनस Y इक्वल टू किसके बनेगा, YM किसके बराबर लिया था हमने, YM में क्या था यहाँ पर देखो, अल्फा 1 M आ गया था E1 प्लस अल्फा 2 M E2 प्लस अल्फा n M En, और माइनस क्या करना है Y, तो क्या बनेगा अल्फा I M आयत टर्म जो आएगी YM की, और माइनस Y, तो Y की आयत टर्म पर क्या आएगा स्केलर अल्फा I, और फिर उस आयत टर्म पे से बाहर क्या आ जाएगा EI। ठीक है, इस तरह की टर्म्स चल रही हैं और इन सब का क्या चल रहा है, समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n, फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n, और इसका पूरे का क्या है नॉर्म। तो ये मैंने YM माइनस Y की वैल्यू लिखी है और उसका पूरे का क्या लिया है नॉर्म, क्योंकि Y हम इसको मान रहे हैं
और वाई एम हम पहले लिख चुके हैं, जिसके स्केलर्स अल्फा 1 m, अल्फा 2 m, अल्फा n m, इस तरह से उसके क्या बन रहे हैं, स्केलर्स बन रहे हैं। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई, नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म को अगर मैं समेशन के अंदर ले जाऊं तो साइन क्या आता है, लेस देन इक्वल टू, अगर इंडिविजुअल का समेशन लूं तो लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, और नॉर्म ऑफ एल्फा आई एम माइनस एल्फा आई और इंटू ई आई, क्या किया है मैंने, नॉर्म को अंदर लिया है, यानी कि इंडिविजुअल का लिया अलग अलग टर्म्स का, पहले तो सभी टर्म्स का सम हो रहा था फिर उसका नॉर्म ले रहे थे, अब हर एक टर्म का नॉर्म ले रहे हैं फिर उसका सम कर रहे हैं, तो अब साइन क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई, नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n, समेशन आई इक्वल टू 1 to m, और ये आपको पता है कि नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो स्केलर पर तो क्या लगेगा, मोड, और वेक्टर पर क्या लगेगा, नॉर्म। तो इसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ एल्फा आई एम माइनस एल्फा आई और इंटू नॉर्म ऑफ ई आई, ये अपने पास बन गया। अब आपको पता है, अभी हमने प्रूव किया था कि एल्फा आई एम जो सीक्वेंस था उसको हमने क्या मान लिया था, किस पर कन्वर्ज कर रहा है, एल्फा आई पर। इसका मतलब एल्फा आई एम माइनस एल्फा आई, ये किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को। किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो। तो ये टर्म किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, व्हेन m टेंड्स टू इनफाइनाइट, m टेंड्स टू इनफाइनाइट। यानी यहां से मेरे पास ये आ गया, नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई टेंड्स टू जीरो इज m टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज वाई एम माइनस वाई, क्योंकि नॉर्म अगर जीरो है तब वेक्टर भी जीरो होगा, वाई एम माइनस वाई टेंड्स टू जीरो इज m टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इसको मैं लिख सकता हूं, वाई एम टेंड्स टू वाई इज m टेंड्स टू इनफाइनाइट। और दिस इंप्लाइज वाई एम टेंड्स टू वाई, और वाई किसका पॉइंट है, कैपिटल वाई का, इज m टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो सीक्वेंस वाई एम एक कॉसी सीक्वेंस हमने कंसीडर किया था, किसके अंदर, कैपिटल वाई के अंदर। ठीक है, कॉसी सीक्वेंस। और अब प्रूव कर दिया है कि ये कॉसी सीक्वेंस कैपिटल वाई के ही किसी ना किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर सीक्वेंस उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कॉसी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, हर एक कॉसी सीक्वेंस, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल वाई क्या होगा, कंप्लीट स्पेस होगा। दिस इंप्लाइज कैपिटल वाई इज कंप्लीट, कैपिटल वाई इज कंप्लीट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट यहां पर हमारे पास आया वो क्या है, अब इसको आप याद भी रखिए कि कोई भी सब स्पेस अब अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, जो कंसीक्वेंस अपने पास आया कि y क्या है, सब स्पेस ऑफ x, y इज सब स्पेस ऑफ x, जबकि ये है कि y कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल। एक मिनट, y कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल, और x कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है। y इज फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस x। तो अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तब ये निश्चित रूप से क्या होगा, कंप्लीट स्पेस होगा, कंप्लीट स्पेस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने इसमें कंप्लीट की है। इसके बाद एक और थ्योरम आप लिखिए इसमें, नेक्स्ट थ्योरम, if a norm linear space capital X, a
a norm linear space capital X is finite dimensional, is finite dimensional, then every linear transformation, then every linear transformation on X is bounded, ठीक है। तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे। नॉर्म लीनियर स्पेस X क्या दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशनल। तो स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है उस केस में कैपिटल X पर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप डिफाइन करोगे तब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं सिंस कैपिटल X इज फाइनाइट डायमेंशनल, तो मान लिया अपन ने लेट डायमेंशन ऑफ X इक्वल टू सपोज n। तो अगर X का डायमेंशन n है तो अपन बेसिस मान लेते हैं इसका। सपोज बेसिस ऑफ X इक्वल टू, ये मैंने ले लिया E1 E2 अप टू En, ये मैंने मान लिया स्पेस X का बेसिस। तो अगर ये स्पेस X का बेसिस है तब X के हर एक एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। देन इफ X belonging to capital X, this implies X equal to alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha n En, ठीक है। जहाँ अल्फा i कोई भी स्केलर है और E1 E2 En किसके वेक्टर्स हैं, बेसिस वेक्टर्स हैं कैपिटल X के, तब कैपिटल X के हर एक एलिमेंट को बेसिस क्या करेगा, जनरेट करेगा। या ये कह सकते हैं कि E1 E2 और En की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ, X इक्वल टू समेशन अल्फा i E i इक्वल टू 1 to n। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये X की वैल्यू मेरे पास है, X इक्वल टू। हमें प्रूव ये करना है कि अगर कैपिटल X पर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करें तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो लिखते हैं let T be a linear transformation on capital X, then Tx equal to किसके होगा, T of summation I equal to 1 to n alpha i E i, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर दोनों तरफ t मैंने ऑपरेट किया है, t ऑफ x इक्वल टू दिस, और t क्या है यहां पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो tx इक्वल टू किसके बनेगा, समीशन ऑफ अल्फा i और t ऑफ ई आई इक्वल टू 1 to n। इस तरह से इसको मैंने लिख दिया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाउंडेड प्रूव करना है तो इस तरह की चीज आपको लेकर आनी है। नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, इस तरह का के ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तब कैपिटल टी क्या कहलाता है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो टी एक्स इक्वल टू अगर ये है तो नॉर्म में दोनों तरफ ले रहा हूं इसका, नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू ये बनेगा नॉर्म ऑफ समीशन एल्फा आई टी ऑफ ई आई इक्वल टू 1 to n, इस तरह से इसको लिखते हैं। और इस नॉर्म को जब अंदर में ले जाऊंगा, ठीक है, ये तो सभी के सम का नॉर्म है। अगर अलग अलग नॉर्म का सम जब आप करोगे तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू और समीशन i इक्वल टू 1 to n और नॉर्म ऑफ एल्फा आई टी ऑफ ई आई और इसका नॉर्म। साथ ही आपको पता है कि नॉर्म एल्फा एक्स इक्वल टू किसके होता है, मोड एल्फा इंटू नॉर्म एक्स। तो ये टर्म इक्वल टू किसके हो जाएगी, इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n मोड एल्फा आई और नॉर्म ऑफ टी ऑफ ई आई, नॉर्म ऑफ
टी ऑफ ई आई। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, किसकी वैल्यू चल रही है, नॉर्म ऑफ टी एक्स की, तो ये साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इस टर्म के इक्वल था, लेकिन टी एक्स से जब लिखोगे आप तो लेस देन इक्वल टू का साइन है। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, क्योंकि E1 E2 En क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का क्या बेसिस है, E1 E2 En। तो अपन मान लेते हैं कि जो लेंथ होगी वेक्टर्स की, वो लेंथ क्या है, फाइनाइट, और साथ ही उन वेक्टर्स की लेंथ जो बेसिस के अंदर आ रहे हैं उनकी इमेज भी की इमेज जो वेक्टर बनेंगे वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, क्योंकि E1 E2 En फाइनाइट है। तो यहां से आप T ऑफ E1 T ऑफ E2 ये सारे के सारे क्या हैं, फाइनाइट लेंथ के क्या बनेंगे, वेक्टर्स अपने पास बनेंगे। तो अपन मान लेते हैं लेट k इक्वल टू, सपोज k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ T ऑफ ई आई सच दैट I इक्वल टू 1 to up to n। यानी ये जो सेट बनेगा T ऑफ ई आई, नॉर्म ऑफ T ऑफ ई आई, नॉर्म लगा देता हूं लेंथ के लिए, तो नॉर्म ऑफ T ऑफ ई आई इन सब का जो मैक्सिमम है, नॉर्म ऑफ T ऑफ ई आई इन सब का जो मैक्सिमम है, दोबारा से मैं लिख देता हूं इसको, ये मैंने मान लिया, लेट k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ T ऑफ ई आई, वेयर मैक्सिमम वेरी ओवर I। अब यहाँ I का मतलब है I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, इन सब का जो मैक्सिमम है वो क्या है, k। तो k अगर इन सब का मैक्सिमम है तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ T ऑफ ई आई इज लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि इन सब इंडिविजुअल टर्म से क्या होगा, ये बड़ा होगा या बराबर होगा, फॉर ईच आई। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, सो दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स। अब यहां नॉर्म ऑफ टी आई मेरे पास है हर एक टर्म के लिए, तो उसको मैं लेस देन इक्वल टू के लिख सकता हूं, और जब के यहां पर लिख दूंगा तो के आई पर डिपेंड नहीं करेगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, दिस नॉर्म टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू समीशन मोड एल्फा आई इंटू के, और वेयर आई इक्वल टू 1 to n। ये टर्म अपने पास आ गई। ठीक है, के को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू और समीशन मोड एल्फा आई इक्वल टू 1 to n, और सपोज इसको मैंने मान लिया रिलेशन नंबर 1। सिंस E1 E2 up to En is linearly independent set, क्योंकि बेसिस है तो निश्चित रूप से लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, तो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है तो क्या होगा, देन फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स देयर एग्जिस्ट c ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा n En, दिस नॉर्म विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू समीशन ऑफ मोड अल्फा 1 या c इंटू मोड अल्फा 1 प्लस मोड अल्फा 2 प्लस मोड अल्फा n। इस तरह आप लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज आप यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज समीशन ऑफ नॉर्म ऑफ समीशन अल्फा आई ई आई वेयर I इक्वल टू 1 to n is greater than equal to c into summation mod alpha I इक्वल टू 1 to n। ये चीज आप लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज समीशन ऑफ मोड अल्फा I इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू 1 upon c, और नॉर्म ऑफ समीशन अल्फा आई ई आई वेयर I इक्वल टू 1 to n। ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए आप, ये टर्म किसके बराबर है, ऊपर हमने निकाला था x इक्वल टू किसके था, समीशन ऑफ अल्फा आई ई आई के,
तो ये x मेरे पास बन रहा है समीशन ऑफ अल्फा आई ई आई इक्वल टू x, तो ये x इसके अंदर लिखोगे तो ये नॉर्म x, यानी ये टर्म किसके बराबर है, इक्वल टू 1/c, और ये बन गया मेरे पास नॉर्म ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू यही ली थी हमने शुरू में, x हमने कैपिटल X का एलिमेंट लिया था, इसलिए उसको E1 E2 En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यहां से अपने पास क्या बना, दिस इम्प्लाइज समीशन ऑफ मोड अल्फा i इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू 1/c इंटू नॉर्म ऑफ x, और इसको मैंने मान लिया सपोज रिलेशन नंबर 2। तो रिलेशन नंबर 2 को रिलेशन नंबर 1 में मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये यहां पर मेरे पास आ रहा है समीशन ऑफ अल्फा i, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, समीशन ऑफ अल्फा i क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/c इंटू नॉर्म ऑफ x, तो इसमें मैं लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा देखो, यूजिंग इन 1 तो 1 क्या है मेरे पास, नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k, 1 ये था मेरे पास, नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k, और इनटू समीशन ऑफ मोड अल्फा i इक्वल टू 1 to n, ये रिलेशन था, देखिए आप रिलेशन नंबर 1 यही है, नॉर्म ऑफ tx लेस देन इक्वल टू k और समीशन ऑफ मोड अल्फा i। ये अब यहां समीशन ऑफ मोड अल्फा i की वैल्यू मैं 2 से लिख रहा हूं, तो 2 में ये समीशन ऑफ अल्फा i क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो ये टर्म जब मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा लेस देन इक्वल टू k तो है ही अपॉन c और नॉर्म ऑफ x, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k डैश और इनटू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, और k डैश इक्वल टू किसके, k अपॉन c के, k ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि k आपने क्या माना है, मैक्सिमम ऑफ ये नॉर्म का मैक्सिमम, तो नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इन टर्म्स का जो मैक्सिमम होगा वो भी निश्चित रूप से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये मेरे पास आ गया कि k डैश इज ग्रेटर देन 0, सो नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k डैश इंटू नॉर्म ऑफ x, और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज t इज बाउंडेड, ठीक है। तो यहां ये थ्योरम प्रूव हो गई आपकी कि अगर x कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने आई यहां पर, तो स्टेटमेंट एक बार फिर से अपन अगर इसका देखें कि कैपिटल X हमने क्या लिया है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस, और T हमने कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, किस पर, x पर, देन T इज बाउंडेड। ये थ्योरम है कि फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस पर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम डिफाइन करें तब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई।